Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी सारी रिएक्शंस को प्रैक्टिस ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन स्टार्ट होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने एक्सेप्शंस वगैरह हैं वो सब हम देखते हैं, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं है ना। तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स से एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो आपको पता है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। सिमिलरली अगर नॉन मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉपर है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। आपको पता है यहाँ पर ये जो कॉपर है ब्लैक कलर का होता है, बट जब कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ये जो कॉपर है दिस इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का है और कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो फॉर्म होती है वो ब्लैक कलर की बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, कोई भी मेटल आपको गिवन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड O2- होता है और यहाँ पर जो भी मेटल है उसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कॉपर है तो Cu2+ है तो फॉर्मूला CuO बना। एल्यूमिनियम है तो Al3+ होता है ना, तो फॉर्मूला इसीलिए क्या बना है Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं सोडियम पर। सोडियम है या पोटेशियम है, ये दोनों ही मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली ऑक्साइड तो बनेगी ही, बट ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं या फिर हम कहें हाईली विग्रस होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर आप केरोसिन ऑयल के अंदर इनको स्टोर करके नहीं रखोगे ना तो उस केस में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देंगे, प्लस काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व कर देंगे एंड जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। इसीलिए इनको हम हमेशा ही केरोसिन ऑयल के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। तो सबसे पहले टॉप पर सोडियम या पोटेशियम आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव है उनकी बात करते हैं, यानी कि जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पर आते हैं। तो उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम है। देखो ये जो एल्यूमिनियम है या जिंक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे या जिंक के केस में जिंक ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये जो लेयर्स है ना ये प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। ये बनाती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स बनी हैं ये इन्हीं मेटल के बाहर से जमा हो जाती है और इस मेटल को फर्दर कोरोजन से ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता है, जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो ये तो बर्न कर जाता है, तभी आग लग जाती है, ठीक है। बट ये जो कॉपर है ये बर्न नहीं करता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर बना देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आयरन की बात करूं तो यहाँ पर जो आयरन हमारे पास मेटल है, अगर आप उसका कोई रॉड ले लो या टुकड़ा ले लो तो वो बर्न नहीं करता है, बट हाँ जो आयरन की फिलिंग्स है, फिलिंग्स यानी कि छोटे छोटे इसके पीस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो आयरन फिलिंग्स हैं वो भी काफ़ी विगरसली रिएक्ट करते हैं, बर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया, बस यहाँ पर यही रिएक्शंस थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो पेड बैचेस हैं उनमें एनरोल नहीं करा है तो हम लोगों ने 3 हमारे पेड बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। सबसे सस्ता है हमारा प्रगति बैच जो कि आपको सिर्फ 341 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं, प्लस हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के जो हम टीचर्स ने ही बना रखे हैं। थर्ड, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर ई बुक्स मिल रही हैं। अगेन ये जो हमारे पास एक ई बुक है ना उसका कॉस्ट है 299 रुपीज़, बट ये आप लोगों को हम फ्री में दे रहे हैं इस प्रगति बैच में। किसी बच्चे को अगर सिर्फ ई बुक चाहिए है ना तो यहाँ पर प्रगति बैच खरीद लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा।
299 इंटू आप 5 करो तो प्राइस काफी ज्यादा है, 1500 रुपए हो गया। बट यहाँ पर ये ई बुक्स तो फ्री मिल ही रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं एट जस्ट 341 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है हमारा निपुण बैच, इसका प्राइस है 585 रुपीज। अब ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये आपको कब पड़ेंगे, जब आप लोग अड्डा 24/7 के ऐप पर जाओगे, वहां पर क्लास 10th कैटेगरी में जाओगे, जो भी आपको बैच चाहिए है बाय नाउ पर क्लिक करो और ये कोड लगा लेना, क्योंकि इस कोड से 17% का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, वर्कशीट्स आप लोगों को मिल रही हैं चैप्टर वाइज जो कि हैं, एंड ये जो वर्कशीट्स हैं हम लोग लाइव सॉल्व कर रहे हैं। 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ भी मिल रही है, सोल्यूशन भी, और इनको हम लाइव सॉल्व भी करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं और यहाँ पर लाइव डाउट क्लासेस भी हैं, जो भी आपका डाउट है आप डायरेक्टली हम लोगों से पूछ सकते हो। फिर है उन्नति बैच, ये महापैक है, इसमें आपको निपुण बैच और प्रगति बैच दोनों फ्री मिल रहे हैं, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर फ्री मिल रही हैं, और ये हमारा लाइव बैच है। जैसे इन दोनों में रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है ना, बट यहाँ पर प्रॉपर लाइव क्लासेस हैं एंड इसका प्राइस है 2050 रुपीज, ठीक है। 3D मॉडल का जो बैच है, जो अलग से अगर आप खरीदोगे बहुत महंगा है, बट वो भी यहाँ पर हम आपको फ्री में दे रहे हैं। साइंस के जितने 3D मॉडल्स हैं यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आप कोई सा भी बैच अपने लिए खरीद सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। देखो एक्चुअल में जो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, वो नेचर में बेसिक होते हैं। बेसिक यानी कि जब आप पानी में इनको डिसॉल्व कराओगे तो ये एल्कली बना देंगे, ठीक है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, आपने इसको पानी में डिसॉल्व कराया तो इसने एल्कली बना दिया, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये नेचर में बेसिक होते हैं, यानी कि एसिड के साथ जब इनकी आप रिएक्शन कराओगे तो ये सॉल्ट और पानी बना देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करेंगे। बट कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करते हैं। जब ये अपना बेसिक नेचर दिखाएंगे तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाएंगे, जब ये एसिडिक नेचर दिखाएंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती है नेचर में, यानी कि जब पानी में डिसॉल्व कराओगे तो एल्कली ये फॉर्म कर देंगे, और आपको पता है एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो अगर हमारे पास ऐसा मेटालिक ऑक्साइड है जो कि एल्कली नहीं बना रहा है, यानी कि विच इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो रिएक्शन वन स्टेप में यहीं पर खत्म हो जाएगी। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बट अगर ये मेटालिक ऑक्साइड सॉल्यूबल है पानी में तो फर्दर ये पानी के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल है पानी में तो हम वन स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर, इसने बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम की या फिर पोटेशियम की, तो आपको पता है सोडियम या पोटेशियम ये दोनों ही काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो अगेन यहाँ पर काफी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, एंड ये दोनों रिएक्शंस हाईली वॉयलेंट हैं, विग्रस हैं, एक्सोथर्मिक हैं इन नेचर, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पता है पोटेशियम या सोडियम का ऑक्साइड सॉल्यूबल होता है पानी में, तो डायरेक्टली क्या बना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो गई। सोडियम या पोटेशियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ही विग्रस रिएक्शन दिखाते हैं। सिमिलरली जो कैल्शियम है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट ये जो रिएक्शन होती है ये लेस वॉयलेंट होती है। प्रोडक्ट यहाँ पर भी वही बनेगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम जो है ये फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करने लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम के सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस ऊपर को जाती है तो कैल्शियम भी ऊपर को जाता है, तो ऐसा लगता है कैल्शियम मेटल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मैग्नीशियम।
ये जो मैग्नीशियम है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, सेम रिएक्शन ये भी आपको दिखाएगा, यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इवन जो मैग्नीशियम है ये भी फ्लोट करने लगता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा। ठीक है, फिर देखो एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो फिजिकल स्टेट जी लिखी है, यानी कि पानी की गैसियस स्टेट क्या होती है, वाटर वेपर, ऑब्वियसली स्टीम है ना, तो यहाँ पर स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको अलग से देखते हैं। आयरन की रिएक्शन जब स्टीम के साथ हुई ना, Fe3O4 क्यों बना? ठीक है, और इसका नाम क्या है? क्योंकि हमारे पास पहले तो हमने दो ही ऑक्साइड्स पढ़ी हैं, एक FeO होती है, दूसरी Fe2O3 होती है। ये क्या है हमारे पास? फेरस ऑक्साइड है ना, और ये क्या है हमारे पास? फेरिक ऑक्साइड। ये कब बन रहा है? जब Fe2+ वैलेंसी है, और ये कब बन रहा है? जब Fe3+ वैलेंसी है। जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो दोनों फॉर्म हो जाते हैं, दोनों फॉर्म हो रहे हैं। सो टोटल कर दो, 3 आयरन एटम्स हो गए और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है या तो मैग्नेटिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर फेरस फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि दोनों फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आयरन 2,3 ऑक्साइड, क्योंकि दोनों वैलेंसीज यहां पर एग्जिबिट हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। वेरी वेरी सिंपल, जो हमारे पास मेटल हैं जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, बट हमारे पास एक एसिड ऐसा भी है जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कराता है। कौन सा एसिड है वो? HNO3। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है पानी में, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर HNO3 के केस में भी एक्सेप्शन होता है। दो मेटल्स हैं हमारे पास, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि 1% डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी बताते जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट HNO3 ले रखा है, किसके साथ? जिंक के साथ। तो जिंक जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो देखो सॉल्ट तो बना ही, इसके साथ साथ हाइड्रोजन नहीं बना, वाटर फॉर्म हुआ, और ये जो HNO3 है ये रिड्यूस हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। ठीक है, अब नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? NO बनेगा या NO2 या N2O, ये डिपेंड करता है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। आपने डाइल्यूट लिया है या कॉन्सेंट्रेटेड, और डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड में भी एग्जैक्ट कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा। बाकी सॉल्ट और पानी तो बनेगा ही बनेगा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी बनेगी, बट कौन सी बनेगी वो इस कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ये एक्चुअल में आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th क्लास 12th में, बट यहाँ पर समझना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिख के बता दी हैं। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है देन दिस मेटल, है ना, अच्छा हमने क्या लिख दिया, ठीक है, इस वाले मेटल से अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज मोर रिएक्टिव, तो ये मेटल को ये क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और ये कैसे लर्न करोगे? रिएक्टिविटी सीरीज से, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। दिस इज द सिंपल ट्रिक जो मैंने 1000 बार बता ही दी है ना। तो इससे लर्न करनी है पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आयरन की रिएक्शन मैं कॉपर सल्फेट के साथ करा दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो
फेरस सल्फेट और दूसरा कॉपर। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसका कलर पहले क्या था, ब्लू, अब यहाँ पर हमारे पास पेल ग्रीन कलर हो गया है फेरस सल्फेट सोल्यूशन के फॉर्मेशन की वजह से। और ये जो कॉपर है इसका कलर होता है, अभी हमने देखा था, रेडिश ब्राउन। तो आयरन की नेल अगर आपने ली है ना, तो इस आयरन नेल के ऊपर कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर का। ठीक है, चलो तो ये भी हमारे पास हो गया। नाउ एक्सट्रैक्शन की रिएक्शंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें जो लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आ रहे हैं, तो उसमें हमारे सिलेबस में दो हैं। एक है सिनेबार जो कि होता है HgS, मरकरी का ये ओर है। दूसरा है चाल्कोसाइट जिसको आप क्यूपरस सल्फाइड भी बोलते हो, इसका फॉर्मूला है Cu2S। ठीक है, तो ये चीज आई होप क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो HgS, जो भी हमारे पास सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए हम करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या है कि आप हीट करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने हीट करा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड में बदल गया। फिर यहाँ पर क्योंकि ये मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं, तो जो भी ऑक्साइड बना है उसको आप डायरेक्टली हीट कर दोगे। यहाँ पर रिडक्शन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ दो स्टेप्स फॉलो होते हैं, रोस्टिंग और उसके बाद सिंपल हीटिंग। तो आपने हीट कर दिया तो आपको जो मरकरी है यानी कि जो मेटल है वो यहाँ पर डायरेक्टली मिल गया। अब यहाँ पर से जो भी मेटल्स हमको मिलते हैं ये थोड़े इम्प्योर होते हैं, तो फर्दर हमको इनका प्योरिफिकेशन यानी कि रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यूपरस सल्फाइड पर आ जाओ। CuS होता है क्यूपरिक सल्फाइड, जिसको हम सिंपली कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं। यहाँ पर Cu2+ वैलेंसी कॉपर की दिखती है, बट यहाँ पर Cu+ वैलेंसी दिखती है, तो इसको हम क्यूपरस बोलते हैं। सो दिस इज क्यूपरस सल्फाइड। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी रोस्टिंग करेंगे, हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्यूपरस ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। ठीक है, फर्दर इसको क्यूपरस सल्फाइड के साथ हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको कॉपर मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पर आ रहे हैं उनको कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो जस्ट अभी हमने देखा रोस्टिंग, यानी कि कोई सल्फाइड ओर है तो उसमें आप रोस्टिंग कर दो, हीट कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कैल्सिनेशन, अगर आपके पास कोई कार्बोनेट ओर है जैसे कि जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पर भी हम हीट करते हैं बट इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगेन यहाँ पर भी ऑक्साइड में ये बदल जाता है। अब ये जो मेटल्स हैं ये थोड़े ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो यहाँ पर अगर आपको इस ऑक्साइड में से मेटल ऑब्टेन करना है तो सिंपली हीटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होगा वो रिडक्शन का होगा। यहाँ पर जनरली हम कार्बन का यूज कर लेते हैं क्योंकि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि कार्बन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने जिंक को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये रिएक्शन तो मैंने बता दी है, ये दोनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ये हैं थर्माइट रिएक्शंस। जैसे ये वाली रिएक्शन हुई है ना रिडक्शन वाली, सेम वैसी ही ये भी रिएक्शंस है। यहाँ पर कार्बन था रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों रिएक्शंस में ये जो एल्यूमिनियम है ये है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कार्बन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है ना। सिमिलरली इन मेटल से जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो भी तो यही कर सकता है, वो भी तो सिंपली इन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, एल्यूमिनियम मैंगनीज और आयरन दोनों से ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या करा, मैंगनीज को भी और आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से इनको हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस का यूज हम करते हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम इन दोनों रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यानी कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस पहली बात एक्सोथर्मिक है, इनको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन भी तो है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो फेरिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्लस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो है ना। कैसे है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन और मैंगनीज को क्या करा है, डिस्प्लेस करा है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर एक आखिरी रिएक्शन भी मैं शो कर देती हूँ जो कि इलेक्ट्रोलिसिस की है। जैसे अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड मेरे पास है, मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये आयनाइज हो जाएगा, Na+ और Cl- में आयनाइज हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारे पास कैटायन है, ये हमारे पास एनायन है। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है। ठीक है, कैटायन कैथोड पर गया तो Na+ जो है वो कन्वर्ट हो गया Na में। तो जो मेटल है वो आपको कहाँ पर ऑब्टेन हो गया, कैथोड पर। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एनोड की बात करूं तो यहाँ पर Cl- आएगा, तो यहाँ पर हमको क्लोरीन ऑब्टेन हो जाता है। और मैंने पहले भी बता रखा है, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बस ये सारी रिएक्शंस थी जो आप लोगों को देखनी है। इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो सारी हमने कवर कर ली हैं। लास्ट में वापस से मैं बता देती हूँ, हमारे 3 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। प्राइस के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। सिंपली अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो, क्लास 10th कैटेगरी में चले जाओ और ये जो कोड आपको दिख रहा है Y916, आप इसका यूज कर सकते हो। 17% का आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, बाय बाय।